दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स का आपको जो पहला चैप्टर होता है वैद्युत आवेश क्षेत्र, इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 तक देख लिया था। आज का वीडियो आपका लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा यदि आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा से करना चाहते हैं। और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आते तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस प्रकार सारी चीजों को करने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है और आपसे सपोर्ट की उम्मीद होती है। जब आप लोग अच्छा सपोर्ट दिखाओगे तो आपको इसी प्रकार से और भी अच्छा कंटेंट देखने को हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है। तो इसीलिए आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो आज का आपका लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और लेक्चर नंबर 4 में जो हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसको लेकर के आते हैं। तो यहाँ पर आज की वीडियो में पढ़ने वाले सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड आखिर क्या होती है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। सबसे पहले हम समझते हैं वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो आप बताओगे इसमें किसी आवेश या आवेश समूह के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई आवेशित कण आने पर वह वैद्युत बल का अनुभव करता है, वही आपका वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या होता है, सिंपल सी बात यह है कि यदि हम लोग कोई आवेश लें या फिर कि कोई आवेश का एक समूह ले लें, तो उसके चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें यदि कोई अन्य आवेश आता है, आवेशित कण आता है, तो वो फिर आपका एक वैद्युत बल का अनुभव करता है। उसको ये हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप लोग यहाँ पर एक ऋणात्मक आवेश है, इस प्रकार से मान लीजिए, ठीक है। तो ये आपका मान लीजिए इस प्रकार से ऋणात्मक आवेश, अब ये इतना इसका क्या है, इतना है, मान लीजिए इसका ये एरिया है, इसके चारों एक ऐसा क्षेत्र है जिसे हम लोग वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आप लोग यहाँ पर क्या ले रहे हैं, आप लोग ऋणात्मक आवेश ले रहे हैं, तो यहाँ पर इसके जब एरिया के अंतर्गत, यानी कि इसका जो क्षेत्र है उसमें जब कोई अन्य आवेश आएगा, आवेशित कण आएगा, तो वो क्या करेगा, एक वैद्युत बल का अनुभव करेगा। यदि मान लीजिए ऋणात्मक आवेश आएगा यहाँ पर इसके एरिया के अंदर, तो फिर वो आपका कैसा बल का अनुभव करेगा, तो आपका प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, क्योंकि ये पहले से ही ऋणात्मक था। और जब ऋणात्मक ऋणात्मक पास में आते हैं तो फिर वो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेंगे। लेकिन यदि मान लीजिए यहाँ पर आपका प्लस चार्ज आएगा, तो फिर वो आपका यहाँ पर कह सकते हैं आप लोग आकर्षण बल का अनुभव करेगा। इस मतलब कि जो ऋणात्मक आवेश होता है और जो धनात्मक आवेश होता है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर आपका यहाँ पे बोल सकते हो आकर्षण बल लगेगा। तो ये आपको यहाँ पर समझ लेना है कि किसी आवेश या आवेश समूह के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई आवेश कण अगर आ जाए, तो फिर वो एक वैद्युत बल का अनुभव करता है, उसे हम लोग वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। नोट पॉइंट में आप लोग याद कर लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र को हम लोग वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है उसे आप लोगों ने समझा है। अब हम लोग अगले पेज पर वैद्युत बल रेखाओं के बारे में समझने वाले हैं। तो इसीलिए आप लोग यहाँ तक सबसे पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और वहाँ पर वैद्युत बल रेखाओं के बारे में समझते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी होता है, कई बार के बोर्ड परीक्षा में आता भी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, यानी कि नेक्स्ट पेज पर आने से पहले, वैद्युत बल रेखाओं के बारे में समझने से पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि टॉपर ग्रुप के बारे में। तो यदि आप 2025 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पर मिलेगा फिजिक्स का नोट्स, केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी, तीनों का हैंड रिटन नोट्स दिया जाएगा आपको। और साथ ही में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे, जिसका चार्ज फिलहाल के लिए 499 रखा गया है। जिसको भी चाहिए होगा टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना होगा, वो लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। नंबर हमारा हो जाता है 9793 440081। तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज बढ़ते हैं और लेकर के आते हैं वैद्युत बल रेखाएं के बारे में। तो यदि हम लोग वैद्युत बल रेखाओं की बात करेंगे तो किस प्रकार से वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, आइए समझते हैं। इसमें आप बताएंगे कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र, यानी कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो वैद्युत क्षेत्र में कह सकते हैं कि खींचा गया है एक काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र होती हैं, जो उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र का अविरल बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो लगातार प्रदर्शन करती हैं। जैसे कि मान लीजिए जो धनावेश की जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो बाहर की ओर जाती हुई दिखाई देती हैं, और जो ऋणावेश की वैद्युत बल रेखाएं होती हैं उनकी कल्पना हम इस प्रकार से करते हैं कि वो अंदर की ओर आती हुई दिखाई देती है। ये आपको मान के चलना है कि जो धनावेश की जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो बाहर की ओर जाती हुई दिखाई देंगी, और ऋणावेश की जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो उसकी ओर आती हुई दिखाई देंगी। अब यहाँ पर यदि हम लोग संयुक्त कर दें, क्या कर दें, धनावेश और ऋणावेश को संयुक्त कर दें, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया भी है, कि जो धनावेश की जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं यहाँ से जाती हुई दिखाई देती हैं और ऋणावेश पर आती हुई प्रतीत होती हैं। तो इसी प्रकार से लोग संयुक्त बना सकते हो बल रेखाओं को, धनावेश से जाते हुए दिखा सकते हो और यहाँ पर पहुंचते हुए दिखा सकते हो। तो ये आपका होता है वैद्युत बल रेखाएं। यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, आप कमेंट करके बता देना, और साथ ही में वीडियो को शेयर करना
बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। तो इसीलिए आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे और साथ ही वीडियो को शेयर ज़रूर करोगे। तो चलिए वैद्युत बल रेखाओं के बारे में और आगे समझते हैं कि वैद्युत बल रेखाओं के क्या-क्या गुण होते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण की यदि हम लोग बात करेंगे तो वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर वक्र बनाती हुई ऋणावेश पर जाकर के समाप्त हो जाती हैं, जो कि मैं आपको अभी बता भी चुका हूं कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो धनावेश से निकलती हुई दिखाई देती हैं और ऋणावेश पर जाकर के समाप्त होती हुई दिखाई देती हैं, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर अभी देखा था कि धनावेश से निकल रही हैं और ऋणावेश पर जाकर के समाप्त हो रही हैं। दूसरा पॉइंट आपका इसमें था कि दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अगर ये काटेंगी तो कटान बिंदु पर आपके दो स्पर्श रेखाएं होंगी, अर्थात वैद्युत बल की जो दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ और याद करनी है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक है? ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रख लेना है। तीसरा पॉइंट आपका इसमें दिया गया है कि वैद्युत बल रेखाओं को का पास पास होना प्रबल वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है तथा दूर दूर होना आपका दुर्बल वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा। यानी कि वैद्युत बल रेखाएं जितना ही अधिक पास पास होंगी उतना ही प्रबल वैद्युत क्षेत्र होगा और जितना ही दूर दूर होंगी उतना ही दुर्बल वैद्युत क्षेत्र होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि आपको समझने थे। मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट करके बताइएगा। इतना आप लोग नोट कर लीजिए इस पेज पे जितनी भी चीज़ों को किया है। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और वहाँ पर हम समझने वाले हैं अब परीक्षण आवेश के बारे में, फिर समझेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तो अब इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी आने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो आप लोग। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अगले पेज पर फिर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब हम समझेंगे परीक्षण आवेश के बारे में, क्योंकि इनका बहुत ही यूज होने वाला है न्यूमेरिकल वगैरह में। तो परीक्षण आवेश क्या होता है आपके लिए समझना जरूरी होता है कि परीक्षण आवेश जो आपका होता है यह आपका एक काल्पनिक आवेश है, ठीक है? परीक्षण आवेश क्या है आपका? यह एक आपका काल्पनिक आवेश है जिसका अपना कोई भी वैद्युत क्षेत्र माना नहीं जाता है, ठीक है? इसे हम लोग क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है परीक्षण आवेश? यह आपका एक काल्पनिक आवेश है जिसका अपना कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। इसे हम लोग क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो इतना ही आपको इसमें याद करना है, इतना आप लोग याद कर लो कि परीक्षण आवेश को हम लोग क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं और परीक्षण आवेश आपका एक काल्पनिक आवेश है जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर समझना था, आप समझ गए। अगले पेज मतलब अगले टॉपिक की ओर आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार बन चुका है और हर साल लगभग ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। जितने भी सेट होते हैं उनमें से कम 3-4 सेट में आपका ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्वेश्चन आता जरूर है, ये आपको मान करके चलना है। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है कि आपके बोर्ड परीक्षा में अक्सर ये आता ही आता है, ये आपको यहाँ पर समझ करके चलना है। तो अब यहाँ पर ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आइए समझते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे कि किसी वैद्युत क्षेत्र में, मान लीजिए कोई भी एक वैद्युत क्षेत्र है, उसमें एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर जो आरोपित होने वाला जो वैद्युत बल है उसके परिमाण को हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई भी एक आपका वैद्युत क्षेत्र है, उसमें एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश यदि रखा हुआ है क्यू नॉट, तो उस पर आरोपित होने वाला जो वैद्युत बल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। इसको हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं और उसका सूत्र आपका हो जाता है ई बराबर एफ अपान में क्यू नॉट। अब इसका सूत्र एक और भी होता है आपका ई बराबर बी अपान में डी, लेकिन आपको यहाँ पर मान कर चलना है ई बराबर एफ अपान में क्यू नॉट होता है। और यदि मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मात्रक भी कई बार पूछा जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताइए। तो मात्रक में बताएंगे एफ यानी कि बल है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, क्यू यानी कि आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो मात्रक भी आप समझ गए होंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगर होगी तो कमेंट करके बताइएगा। विमीय सूत्र की हम लोग बात करेंगे तो बल का जो विमीय सूत्र होता है आपका हो जाता है एम एल टी की पावर -2 और ए टी आपका हो जाएगा आवेश का। तो आपका इस प्रकार से हो जाएगा एम एल टी की पावर -3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो टी है ये भी आपका ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस में 1 हो जाएगा, ऊपर माइनस में 2 पहले से तो -3 हो जाएगा। ए आपका ऊपर जाएगा तो ये भी आपका माइनस में हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा एम एल टी की पावर -3 ए की पावर -1। तो ये आपका हो जाएगा विमीय सूत्र वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। मात्रक भी मैंने आपको बता दिया, सूत्र भी बता दिया, साथ ही में इसका जो परिभाषा होती है उसको भी बता दिया। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग याद कर लीजिए, फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ों को आप लोग बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो। अब हम लोग आगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अब हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। क्या समझने वाले हैं? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको समझ के चलना है कि मान लीजिए आप लोगों के पास यहाँ पर कोई भी प्लस क्यू बिंदु आवेश है जो कि किसी एक ऐसे परावैद्युत माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है। अब इस वाले बिंदु आवेश से, प्लस क्यू बिंदु आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु आपका p है जहाँ पर आपका प्लस कह सकते हो आप लोग क्यू नॉट परीक्षण आवेश रखा हुआ है। इसलिए इन दोनों आवेशों के बीच में जो लगने वाला वैद्युत बल है वो हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ यहाँ पर पेज पर, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए।
यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, जैसे कि मान लीजिए कोई भी आपके पास इस प्रकार से कोई बिंदु आवेश है, इस प्रकार से मान लीजिए आप लोगों के पास एक बिंदु आवेश है जो कि एक प्लस क्यू है, जो कि किसी ऐसे परावैद्युत माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक के है। अब इसके यानी कि जो प्लस क्यू आवेश है यहाँ से r दूरी पर मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु P है जिस पर आपका प्लस क्यू नॉट परीक्षण आवेश रखा गया है। तो इन दोनों के बीच में हम लोग को क्या करना है, वैद्युत बल ज्ञात करना है। आप लोगों को यहाँ पर पता होगा कि ये भी आपका प्लस का है, ये भी आपका प्लस का है, तो यहाँ पर आपका कह सकते हैं आप लोग प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये आपको पहले से मैं बता रखा हूँ और ये आपको यहाँ पर याद रख लेना है कि ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो परीक्षण कह सकते हैं कि प्रतिकर्षण बल लगेगा। और यदि यहाँ पर माइनस का होता तो आपका आकर्षण बल लगता है, क्योंकि मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। तो आपको ये चीज़ आप याद रखना है कि प्लस क्यू आवेश यहाँ पर रखा हुआ है, प्लस क्यू आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु आपका P है, जहाँ पर आपका यहाँ पर रखा हुआ है क्या, क्यू नॉट परीक्षण आवेश रखा हुआ है, प्लस क्यू नॉट परीक्षण आवेश रखा हुआ है। अब ये दोनों आपके प्लस के हैं तो इसीलिए यहाँ पर प्रतिकर्षण बल लगेगा और दिशा आपकी तरफ की ओर होगी। इन दोनों के बीच में हम लोग को क्या ज्ञात करना है, वैद्युत बल ज्ञात करना है। तो अब अगले पेज पे बढ़ते हैं। कूलाम के नियम की सहायता से हम लोग इन दोनों के बीच में वैद्युत बल को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। एक बार समझ गए होंगे आप लोग अच्छे तरीके से, इसे आप लोग नोट कर लेना, याद कर लेना। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको कूलाम के नियम से ये चीज़ हमको समझनी है। तो कूलाम के नियम से बताएंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर के इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर जो कह सकते हैं बिंदु आवेश है, ये ऐसे परावैद्युत माध्यम में रखा है, इसका परावैद्युतांक के, तो इसीलिए के यहाँ पर इसी प्रकार से आया। तो आपका हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू क्यू नॉट अपान में r²। इस प्रकार से आपका ये सूत्र हो जाएगा। उसके बाद में यदि आप लोग चाहो तो इस सूत्र को, यानी कि आपका जो है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू क्यू नॉट अपान में r², इसको यदि आप लोग चाहो तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि जो आपका यहाँ पर क्यू नॉट रखा गया है, इसको आप लोग F के बटे में भेज दो। तो बटे में भेजोगे तो आपका हो जाएगा F अपान में क्यू नॉट बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान में r²। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दोगे कि F अपान में क्यू नॉट, ये मैंने आपको सूत्र बताया था किसका, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। क्या बताया था मैंने आपको, E बराबर आपका बताया था F अपान में क्यू नॉट। तो यदि आप चाहो तो F अपान में क्यू नॉट की जगह पर केवल E लिख सकते हो ना। तो यही आप लोग यहाँ पर लिख दोगे, इसीलिए आप लोग यहाँ पर क्या कर दोगे, F अपान में क्यू नॉट की जगह पर E कर दोगे तो E हो जाएगा। बाकी पूरी सेम चीज़ ऐसे रहने वाली है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान में r²। ये आपका यहाँ पर सूत्र निकल करके आ गया। यदि हम लोग वायु अथवा निर्वात के लिए बात करेंगे तो K का मान 1 होगा, और फिर जब 1 होगा तो यहाँ पर K आपका हट जाएगा, तो आपका हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में r²। या फिर आप लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि इसका जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, वो 9 × 10⁹ होता है, Q अपान में r² हो जाएगा। तो यदि आप लोग चाहो तो ये चीज़ लिखो, चाहो तो उसकी जगह पर आप लोग ये भी लिख सकते हो। कैलकुलेशन में आपको आसानी पड़ेगी, यानी कि न्यूमेरिकल में आपको ये सहायता प्रदान करेगा, तो इसीलिए आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हो। तो ये सूत्र आपका निकल करके आ गया बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे टॉपिक पर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। तो आपको ये समझना जरूरी है कि यदि दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो इस संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर रखे क्या है, यहाँ पर आपका क्या है, दो बराबर है परंतु विपरीत आवेश। यानी कि यहाँ पर मान लीजिए आप लोग के पास दो आवेश इस प्रकार से रखे गए, कैसे हैं, दो आवेश आपके यहाँ पर रखे गए हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है, अब ये क्या है, दोनों आवेश हैं वो बराबर हैं, परंतु इनकी जो दिशा है, कह सकते हैं इनका जो आवेश है वो विपरीत है। यानी कि एक आपका प्लस का है, एक आपका माइनस का है। तो इनसे हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे गए हैं, तो इस संरचना को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। और इनके बीच की दूरी कितनी होती है, इनके बीच की दूरी 2l होती है। ये चीज़ आपको यहाँ पर मान करके चलना है कि यदि दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हुए हैं तो इस संरचना को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं, और उसके बीच की दूरी 2l होती है। यानी कि ये बहुत ही न्यूनतम दूरी पर रखे गए, इनसे ज़्यादा कम दूरी पर इन्हें नहीं रखा जा सकता है, तो इसीलिए हम उसको अल्प दूरी बोल रहे हैं। यहाँ पर दो आपके आवेश हैं, एक आपका Q है, एक आपका Q है, दोनों आपके Q हैं, परिमाण में दोनों बराबर हैं, परंतु दिशा की आवेश की बात करेंगे तो यहाँ पर आवेश में विपरीत है, यानी कि यहाँ पर आपका माइनस का है, यहाँ पर आपका प्लस का है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। अब हम लोग आगे समझेंगे, एग्जाम्पल में आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो वैद्युत ध्रुव में HCl H2O NH3 आपके वैद्युत ध्रुव के उदाहरण हैं। अब हम लोग बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। तो आप बताओगे कि वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण, यानी कि मैंने आपको बताया था कि जो दोनों आवेश हैं वो बराबर है, यानी कि परिमाण में बराबर हैं, तो किसी एक आवेश का परिमाण आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। किस प्रकार से, आप लोग केवल यहाँ पर
क्यू कर दो। यहाँ पे यानी कि दो आवेश यहाँ पर रखे गए हैं, तो किसी एक आवेश का परिमाण आपको यहाँ पर लिखना है। दोनों आवेश आपके बराबर हैं, माइनस और प्लस से कोई मतलब नहीं है, केवल यहाँ पर आपको क्या लिखना है, परिमाण लिखना है। तो आप लोग क्या कर दोगे, क्यू कर दोगे तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग वैद्युत ध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। यानी कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2l है, तो इसका गुणा हम लोग इससे कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल कर के आ जाएगा, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण यानी कि P निकल कर के आ जाएगा। P आप बता सकते हो कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण को हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं, तो आपका इस प्रकार से हो जाएगा P बराबर Q इंटू 2l। ये आपका वैद्युत ध्रुव आघूर्ण निकल करके आ जाएगा। तो इस प्रकार से सूत्र हो जाता है, इसे आप लोग याद कर लीजिए, फिर हम लोग आगे पीछे बढ़ते हैं और वहाँ पर हम लोग मात्रा को भी समझ लेते हैं। तो जब हम लोग यदि मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक आप लोग बता सकते हो यहाँ पर क्या है, P बराबर Q इंटू 2l है, तो कूलाम हो जाएगा, यानी कि आवेश का मात्रक कूलाम हो जाएगा। L है तो यहाँ पर आपका मीटर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मात्रक कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा। बीमा की यदि हम लोग बात करेंगे तो कूलाम का आपका AT हो जाएगा, मीटर का आपका L हो जाएगा, तो आपका LTA बीमा हो जाएगी। राशि आपकी सदिश होती है, ये भी आपको यहाँ पर याद कर लेना है। और आगे आप बता सकते हो इसमें दिशा की यदि हम लोग बात करेंगे तो दिशा आपकी हो जाएगी वैद्युत ध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋणावेश से धनावेश की ओर इनकी दिशा होती है, यानी कि ऋणावेश से धनावेश की ओर इनकी दिशा होती है। तो इस प्रकार से वैद्युत ध्रुव आघूर्ण जो आपका था वो टॉपिक पूर्ण से कंप्लीट हो गया है। और साथ ही में यहाँ तक आपका लेक्चर नंबर जो 4 था कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, जिसमें आपकी दो स्थिति होती है, एक आपका होता है अच्छी स्थिति, एक आपका होता है निरक्षीय स्थिति। दोनों स्थिति को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और यहाँ यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।